Hello everyone, I am CA विभूति नारंग. वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉप एकेडमी. आज की वीडियो में हम जीएसटी का एक टॉपिक करेंगे जो कि है कॉम्पोजिशन स्कीम. अब कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इसी रिटर्न्स कब फाइल होती हैं, कौन सी टर्नओवर पे एप्लीकेबल है, ये सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. आइडियली जब जीएसटी आया तो इसमें कंप्लाइंसेस जो थे वो नॉर्मल कंप्लाइंसेस से थोड़े ज़्यादा थे. इन अ सेंस शुरू में आपको मंथली 2 रिटर्न्स और एक एनुअल रिटर्न यानी कि इन शॉर्ट ईयरली 25 रिटर्न्स फाइलिंग कंपलसरी थी. बाद में अब ये क्वार्टरली स्कीम्स वगैरह आई तो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग होती है. अब क्या होता है कि मान लेते हैं अगर कोई आपके घर के नज़दीकी कोई शॉप है या कोई छोटा बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेशनल है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, बट वो इतनी टर्नओवर नहीं है उसकी. इतनी से मतलब ये नहीं है कि उसकी 40 लाख 50 लाख ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ तक की टर्नओवर है. अब जब किसी बिजनेसमैन की या शॉपकीपर की टर्नओवर ज़्यादा नहीं होती तो उस केस में उसकी इतनी इनकम जनरेशन नहीं होती कि उसको इतने कंप्लाइंसेस फॉलो करने पड़े. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक स्कीम लाई जिसको बोलते गए कॉम्पोजिशन स्कीम. अब ये स्कीम किसकी ज़रूरत क्यों थी? जैसे मैंने अभी बोला, अगर आपका बिजनेस छोटा है, टर्नओवर उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आपको जीएसटी कंप्लाइंसेस नहीं फॉलो करने हैं और आपका जो सप्लाई है सर्विस की या फिर गुड्स की वो विद इन द सेम स्टेट है, अब आपका माल बाहर जाना ही नहीं, आईजीएसटी उस पर लगना ही नहीं, तो उस केस में उनके लिए इस टाइप की स्कीम को एप्लीकेबल किया गया. अब इस स्कीम में कौन कौन आते हैं? अब व्हाट इज अ कॉम्पोजिशन स्कीम? जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं या कोई अदर सर्विस प्रोवाइडर है, इन चारों को बोला गया एलिजिबल टैक्स पेयर. तो इन एलिजिबल टैक्स पेयर को जो एग्रीगेट टर्नओवर फिक्स करी गई है, जो लिमिट अभी हम सीखेंगे, उस पे फिक्स्ड रेट पे टैक्स देना है. अब ये लिमिट किस तरीके से दी? लिमिट की अगर बात की जाए तो स्टेट्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक है नॉर्मल और एक है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. राइट. जब जीएसटी आया था ना, तब सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोजिशन स्कीम जो थी वो गुड्स के ऊपर थी और सर्विसेज के ऊपर लेवी नहीं की जाती थी. अब उस केस में क्या हुआ, इनिशियली मतलब कि 1 जुलाई 2017 से लेके तकरीबन 1 फरवरी 2019 तक गुड्स के ऊपर ही जो है हम कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई करते थे और उसमें कवर होते थे ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले. इन तीनों के लिए बोला गया कि अगर आप नॉर्मल स्टेट में बिलोंग करते हो तो आपकी टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक है तो आप इस कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो, या अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो तो अगर आपकी टर्नओवर 75 लाख मतलब 1.5 सीआर का बिल्कुल हाफ 75 लाख तक की टर्नओवर है तो आप जो है इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो. अब 1 फरवरी 2019 के बाद सिचुएशन कुछ इस तरीके से हुई, कई बार ये लोग गुड्स के साथ साथ कोई और सर्विसेज अप टू अ लिमिटेड अमाउंट प्रोवाइड कर लेते थे. अब वो लिमिटेड अमाउंट प्रोवाइड करने की वजह से सर्विसेज दे रहे थे और क्योंकि सर्विसेज कॉम्पोजिशन के दायरे में नहीं थे तो उनको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ता था. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी एक्ट में बोल दिया कि अगर आप चाहो तो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर. रेस्टोरेंट सर्विस वाला तो ऑलरेडी रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा है तो उसको तो इस सर्विसेज की एक्स्ट्रा जरूरत है नहीं. तो जो ट्रेडर मैन्युफैक्चरर थे उनके लिए बोला गया कि वो सर्विस दे सकते हैं, बट उस पर एक कैप लगाया गया. कैप क्या था? जो आपकी टर्नओवर है उसका 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर. दोनों में से जो भी अमाउंट हायर रहेगी वो जो है आपके ऊपर एक कैप लग जाएगी. लेट्स सपोज अगर किसी ट्रेडर की जो टर्नओवर है वो 40 लाख थी, 40 लाख का 10% या तो 4 लाख तक की सर्विस प्रोवाइड करेगा या 5 लाख, विच एवर इज हायर, तो वो 5 लाख तक की सर्विस दे सकता था. अगर किसी ट्रेडर की जो टर्नओवर है मान लेते हैं वो है 80 लाख रुपीज, 80 लाख का 10% यानी कि 8 लाख या 5 लाख, विच एवर इज हायर 8 लाख, तो वो 8 लाख तक की सर्विसेज जो है एक्स्ट्रा मतलब अपना जो गुड्स की टर्नओवर है उससे एक्स्ट्रा सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है. अब रेस्टोरेंट सर्विस तो कवर हो गई. अब क्या होता है कि छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं, हो सकता है कोई सीए हो, सीएस हो, प्रोफेशनल्स हो, एलएलबी हो, एडवोकेट, डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशनल है, बट उनकी अभी जो प्रैक्टिस है या उनका अभी जो प्रोफेशन है वो इतना ग्रो नहीं करा
कि वो नॉर्मल जीएसटी स्कीम को अप्लाई करें या उनके कंप्लाइंसेस को फॉलो करें, तो उनको भी 1 अप्रैल 2019 के बाद से बोला गया कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो 50 लाख रुपए तक की एक साल में, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। अब इसमें बात आती है एग्रीगेट टर्नओवर। देखो एग्रीगेट टर्नओवर की ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जीएसटी वाली, तो इसको इससे नहीं आप कंपेयर करोगे। इसमें कवर क्या होगा, इंटरस्टेट सप्लाईज भी आती है, आउटवर्ड सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, और क्या नहीं आता जो जीएसटी कंपोनेंट्स के टैक्सेस है वो, और जो टैक्स पे किया अंडर रिवर्स चार्ज वो। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की अगर बात करूं तो 7 सिस्टर्स, ईस्ट इंडिया और उत्तराखंड, तो वो 7 स्टेट्स और उत्तराखंड को कवर करके ये 8 स्टेट्स जो है वो है स्पेशल कैटेगरी। असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर स्पेशल कैटेगरी का पार्ट नहीं है, तो इन पे 1.5 करोड़ की ही टर्नओवर लिमिट जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। रेट्स किस तरीके से हैं, अब ये रिवाइज रेट्स 1 अप्रैल से क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद से अदर सर्विस प्रोवाइडर्स इसमें ऐड हुए थे। तो बाकी नॉर्मल है, ट्रेडर्स के लिए इन्होंने 1% रखा है, मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, तो 1% ऑफ व्हाट, द टर्नओवर, जो टर्नओवर है उसका 1%। रेस्टोरेंट सर्विसेज है तो 5%, अदर सर्विस प्रोवाइडर हो तो 6%। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो 1 से लेके 6 के बीच में आप वेरी करते हो, जबकि नॉर्मल स्कीम की बात की जाए तो 5% से लेके 28% तक के टैक्सेस एप्लीकेबल हैं। कौन इसको ऑप्ट नहीं कर सकता, पहले क्या था कि सप्लायर ऑफ सर्विसेज में नहीं था, बट अभी 1 अप्रैल के बाद से सप्लायर ऑफ सर्विस है। आप माल बाहर नहीं बेच सकते, यानी कि आप इंटरस्टेट सप्लाई जो है वो नहीं कर पाओगे। आप एंगेज नहीं हो सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि TCS एंड GST। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो लोग सिर्फ अपनी स्टेट में माल नहीं बेचते हैं, तो उनकी सप्लाई जो होती है वो ऑल ओवर इंडिया रहती है या पैन इंडिया बेसिस पे होती है, तो वो भी ऑप्ट नहीं कर सकते। कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, माने कि एक स्टेट में कोई बाहर की स्टेट का पर्सन आके बिजनेस कर रहा है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। और अगर कोई आउट ऑफ इंडिया से नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन आके इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो भी वो कॉम्पोजिशन स्कीम जो है उसको ऑप्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला है, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ एरेटेड वाटर। तो ये 4 टाइप के नोटिफाइड गुड्स हैं। अगर आप इनका प्रोडक्शन या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आपको जो है कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। ऑप्शन जो है लैप्स हो जाएगा एज एंड व्हेन आप इस टर्नओवर को एक्सीड कर देते हो। तो मान लो 1 साल में आपको नहीं लग रहा था कि आप 1.5 करोड़ से ज्यादा सेल करोगे, बट इन शॉर्ट अगर आपकी हो जाती है तो कॉम्पोजिशन से आप बाहर हो जाओगे। अब बात करते हैं कि इनपुट मिलेगा कॉम्पोजिशन डीलर को या नहीं। इसमें जो एक्ट कहता है, ये सपोज करो, लेट्स सपोज ही इज द कॉम्पोजिशन डीलर, ठीक है, ये सेल कर रहा है टू अ रिसीवर, ये पर्सन है जो सर्विस या गुड्स को रिसीव कर रहा है, इसको इनपुट नहीं मिलेगा, ये कॉम्पोजिशन स्कीम में दिया है, ठीक है। तो ITC कैन नॉट बी अवेल्ड बाय अ कॉम्पोजिशन सप्लायर, जो कॉम्पोजिशन सप्लायर है उसको इनपुट नहीं मिलेगा। सिमिलरली जो रिसीवर है उसको भी इनपुट नहीं मिलेगा। ये बात कहाँ लिखी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स में, ब्लॉक क्रेडिट में। तो आप कॉम्पोजिशन डीलर से कुछ परचेज करते हो ना, तो भी आपका इनपुट ब्लॉक है। जनरली यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने इसको क्लियर किया है। दूसरी बात जो हमें समझनी है कि रिवर्स चार्ज के केसेस में कॉम्पोजिशन रेट्स लगेंगे, बिल्कुल नहीं। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में आपके RCM वाले टैक्स रेट्स हैं, वही टैक्स रेट्स आपके कॉम्पोजिशन के केस में लगेंगे। ऐसा नहीं आप बोलेंगे कि मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूँ और मेरे ऊपर 1% की लाइबिलिटी और GTA का मेरे पास बिल आया तो मैं 1% के हिसाब से टैक्स पे करूंगा, नहीं। अगर आपके पास GTA का बिल आ गया है और आप कॉम्पोजिशन डीलर हो, तो आपको जो 5% पे टैक्स देना है अंडर रिवर्स चार्ज फॉर GTA सर्विसेज, आप उसी पे ही टैक्स की पेमेंट करोगे। अब इनवॉइस कौन सी इशू होती है, क्योंकि टैक्स वो कलेक्ट नहीं कर सकता, तो टैक्स इनवॉइस उस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि वो क्या इशू करे, बिल ऑफ सप्लाई। तो कॉम्पोजिशन डीलर के थ्रू बिल ऑफ सप्लाई रहेगा, टैक्स उस पर वो चार्ज नहीं करेगा। ये जो टैक्स है वो उसके लिए एक एक्सपेंस रहेगा। तो जो भी कॉम्पोजिशन डीलर पे करता है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो क्या रहेगा, एक टैक्स एक्सपेंस।
डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल डीलर एंड अ कॉम्पोजिशन डीलर। नॉर्मल डीलर को इनपुट मिल जाता है जबकि कॉम्पोजिशन डीलर को नहीं मिलता। नॉर्मल डीलर इंटरस्टेट एज वेल एज लोकल मतलब स्टेट से बाहर एज वेल एज अपनी स्टेट में बेच पाता है, जबकि कॉम्पोजिशन डीलर नहीं बेच पाता है। हायर टैक्स रेट, जैसे मैंने अभी बोला 5% से लेकर 28% तक के टैक्स रेट्स रहेंगे, जबकि कॉम्पोजिशन में आपका 1 से लेकर 6 तक का ही स्लैब अवेलेबल है। नॉर्मल डीलर में कोई भी ऑप्ट कर सकता है उसकी इच्छा अनुसार। टर्नओवर वॉलंटरी बेसिस पे भी है, अगर आप रजिस्ट्रेशन लिमिट्स में टर्नओवर क्रॉस नहीं भी करते ना तो भी आप नॉर्मल डीलर बन सकते हो। बट कॉम्पोजिशन के केस में कैसा रहता है कि टर्नओवर क्राइटेरिया मैंडेटरी है, यानी कि अगर आप 1.5 CR से ज़्यादा हो या 75 लाख से ज़्यादा हो या 50 लाख से ज़्यादा हो तो कॉम्पोजिशन ऑप्ट आप नहीं कर पाओगे। नॉर्मल के केस में आपकी मोस्टली नॉर्मली मैंने लिखा है कि 2 रिटर्न्स रहेंगी मंथली और एक एनुअल रिटर्न रहती है, जबकि कॉम्पोजिशन के केस में आपकी एनुअली GSTR 4 और 9A है और पेमेंट जो है आपकी वो एक CMP 08 फॉर्म के थ्रू क्वार्टरली होती रहती है। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे होता है इनका जनरली जो पेमेंट है ना एक CMP कॉम्पोजिशन 08 का फॉर्म रहता है, ये क्वार्टरली बेसिस पे आपको देना होता है। इसमें आपको सिर्फ अपनी जो डिटेल्स है टैक्स आप कितना पे कर रहे हो और कितनी टर्नओवर पे उसमें डिक्लेयर करना होता है। ड्यू डेट इसकी रहती है क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने की 18 तारीख। रिटर्न की बात करी जाए तो रिटर्न है GSTR 4 जो कि एक एनुअल रिटर्न है और एक फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद अगले साल का 30 अप्रैल यानी कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो 30 अप्रैल तक आपको GSTR 4 फाइल करनी है और GSTR 9A जो है वो अगले साल की मान लेते हैं। अगर 20-21 का फाइनेंशियल ईयर है तो 31 दिसंबर 2021 तक GSTR 9A जो है वो फाइल करनी है। आज की वीडियो का जो ये टॉपिक है ये आपको मेरी वेबसाइट www.voxcop.com पर मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लासेस इन एनी सब्जेक्ट GST, TDS, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन किसी भी टॉपिक पे यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और हर कोर्स जो है 2 लेवल्स पे है, एक बेसिक है और एक एडवांस है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बेसिक या फिर एडवांस लेवल या मॉड्यूल सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। थैंक यू वेरी मच।